कर लेंगे अपनी। जी। तो वो आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएँगे वो, तो जैसे आप मैनेज करना चाहे संचालन का आप बता दीजिएगा, हमसे अगर कोई सपोर्ट चाहिए हो उसमें तो। हाँ, ठीक है। ठीक है? उन जैसे ही वो आते हैं उनको हम को-होस्ट कर देंगे। बॉबी भाई आवाज़ आ रही है? वो उनका कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, अब कनेक्ट हो नहीं, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है शायद। बॉबी भाई? नहीं, उनका उनका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है। उनको बता पाएँगे? शिवानी जी हुँ। कर ही दो, एक और भी कोई एडमिट करने के लिए वो कर रहा है ना, तो हाँ, थोड़ा-सा एक वो ये है गणेश धाम। हाँ, तो फ़ोन कर लो बस, तब मुझे लग रहा है साथ में हो ही जाएगा फिर। गणेश धामी जी आपका माइक जॉइन नहीं हुआ है। वो सुन नहीं पाएँगे जब तक वो अपना माइक कनेक्ट नहीं करते हैं। उनको व्हाट्सएप पे नहीं तो अगर मैसेज कर देंगे। मैसेज तो मैं कर दिया है मैंने जॉइन। चैट में कर देता हूँ उनको। हुँ? उनको चैट में कर देता हूँ। या ओके। गणेश धामी जी अभी तो नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही है। ओके। आप ना एक काम कर दीजिए थोड़ा बॉबी भाई का केवल मुझे लग रहा है उनका जो जब जॉइन हुआ था ना, तो उनका माइक जॉइन नहीं हुआ था। तो आप थोड़ा वो देख लीजिए एक बार उनका माइक ऑन कर दीजिए। गणेश जी का वो बैंडविड्थ लो बता रहा है, शायद वो सफ़र में है तो वो नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा होगा वहाँ पे। हुँ। 6:15 हो गया शिवानी, शुरू कर ले क्या? कैसे करना है? मैं एक काम करती हूँ गणेश भाई, मैं एक काम करती हूँ स्टार्ट कर लेती हूँ और आप थोड़ा ये जी, देख लीजिएगा आप कि स्टार्ट करिए। हाँ,
तो आपके ही उससे जी, बात जी। फिर बॉबी भाई भी अपनी बात रख लेंगे, है ना? ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। तो शिवानी जी ठीक है। आपसे शुरू करेंगे। आप बस आप शुरू कर दीजिएगा आपसे ही, मतलब थोड़ा-सा बस ये बोल के कि युवा संवाद और उसका मतलब अपना इंट्रोडक्शन और मुद्दे का इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा। हुँ। मैं अभी बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अंशु फिर उसको लाइव कर देगा। तो आपको पता हाँ, चल जाएगा जैसे ठीक, ही फेसबुक लाइव होता है। थैंक यू। ओके। Anshu, अमोद, ये can you मेरे just अकाउंट, set up the हाँ Facebook live? हाँ। अमोद, ये आफ्टर क्लिकिंग गो लाइव मेरे अकाउंट से बोल रहा है कि आई डोंट हैव द परमिशन टू गो लाइव। आई थिंक आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा ठीक है। कैन यू मेक मी द होस्ट? हाँ, सॉरी 2 मिनट दीजिएगा, ये कभी-कभी इसमें दिक्कत आती है। गणेश भाई आप तब तक बॉबी भाई का माइक ऑन कर दीजिए। उनका माइक जॉइन नहीं हुआ है। बॉबी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवानी। ओके, ठीक है। कैट कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट दीजिएगा बस वो लाइव। जी शिवानी लाइव है। ओके, नमस्कार। हम आज युवा संवाद में एनएपीएम के मंच पर हैं इस कार्यक्रम में। और जो ये कार्यक्रम है ये हर शनिवार को युवाओं के साथ संवाद करने का, उनके इश्यूज को लेकर के उनके साथ, युवाओं के साथ ही बातचीत करने का एक कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में यूकेएसएससी और विधानसभाओं में जो भर्ती का घोटाला उजागर हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में हमारे साथ इस पूरे आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी बातचीत रखेंगे और
ये जो घोटाला सामने आया है जिसमें भाजपा कांग्रेस जो दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड के बनने से लेकर के और 2022 तक बारी-बारी से सत्ता में रहे हैं, उन दोनों का ही हाथ इसमें अभी तक सामने आया है। और जो ये जांच चल रही है ये एसटीएफ के हाथ में है अभी ये जांच। और राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं कि जो ये पूरा भर्ती घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग यहाँ के युवा और छात्र कर रहे हैं, ताकि जो अभी तक एसटीएफ ने जो 40-42 लोगों को पकड़ा है, वो उनसे जांच आगे बढ़ करके उन तक पहुंचे जो सफेद पोस्ट लोग हैं, जो जिनका राजनीतिक संरक्षण इन 40-42 लोगों को मिला है और जिनके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला केवल 1-2 साल का घोटाला नजर नहीं आ रहा है पहली नजर में। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें जब से ये राज्य बना है 2000 से और तब से विधानसभा में जितने बीजेपी के कांग्रेस के नेता हैं उनके परिवार के रिश्तेदार सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सरकारी नौकरियां पाई हैं। और जो यूकेएसएससी का जो मामला आया है उसमें बहुत सारी भर्तियों को अब सरकार ने रद्द कर दिया है। तो अब इससे आगे क्या किस तरीके के रणनीतियां युवा इसमें कर रहे हैं, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं और राज्य की जो सत्ता है वो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को देख रही है, वो उस पर एक्शन ले रही है, ये सब हम लोग अभी बातचीत लोगों से करेंगे। हमारे बीच में है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी। आपका स्वागत है बॉबी पंवार जी। हमारे साथ हैं गणेश धामी जी, प्राउड पहाड़ी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ है अंकित उछोली जी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और अभी रिसर्च स्कॉलर हैं। हमारे साथ में है उत्तराखंड में इन भर्ती घोटालों के बीच में एक और बड़ी खबर है जिसने यहाँ के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके जीवन में उथल-पुथल मचा दी है। उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता है 30% का और अभी यहाँ पीसीएस का एग्जाम हुआ है और कुछ अभ्यर्थी जो राज्य से बाहर के अभ्यर्थी थे वो कोर्ट में गए और उन्होंने उस क्षैतिज आरक्षण को चुनौती दी और कोर्ट ने वो उस पे स्टे लगा दिया है फिलहाल। तो ये इस राज्य की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में उनके सरकारी नौकरी के पाने के सपने के बीच में एक बड़ा रोड़ा बन करके आया है। तो जो यूकेएसएससी के भर्ती घोटालों की जब आंदोलन चल रहा है तो उसमें लोग इस मांग को भी रख रहे हैं कि जो महिला आरक्षण है वो बहाल किया जाए। सरकार उसमें केवल एक शासनादेश के बल पर जो ये आरक्षण चल रहा था उसके लिए एक परमानेंट कानून लेकर के आए, ताकि कल के दिन कोई और अभ्यर्थी इस राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस राज्य की महिलाओं के जो उनका अधिकार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। तो हमारे बीच में है अंजलि चंद, ये यूकेएसएससी की यूकेपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसके मेंस की अभ्यर्थी है और वो अपनी बातचीत यहाँ पे रखेंगी। मैं चारों ही जो हमारे बीच में वक्ता मौजूद है मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इस पूरा जो मामला उठा है उत्तराखंड में, इस पर आप लोगों के क्या-क्या किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं? आप 10-10 मिनट आप इस पे अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो मैं पहले इनवाइट करूँगी बॉबी पंवार जी को, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं जो वो उन्होंने ही इस मामले को उठाया था। पिछले 4-5 साल से वो इस मामले को देख रहे हैं कि किस तरीके से आयोग जो यूकेएसएससी है और जो यहाँ के दूसरे और आयोग हैं उन पर वो लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो वो इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे जो इश्यू हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? बॉबी पंवार जी। जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर ये चर्चा जो रखी है और सभी जो पैनलिस्ट हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और सभी का धन्यवाद कि आप सब जुड़े। तो ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण अब एक छोटा-सा प्रकरण रहकर नहीं रह गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें चाहे यूकेएसएससी आप उठाकर देख लीजिए, आप इसमें यूकेपीएससी उठाकर देख लीजिए या विधानसभा के जो भर्ती घोटाले हुए हैं वो उठाकर देख लीजिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो ये भर्ती जो प्रकरण है, इसमें एक संगठित तरीके से जो ये धांधली करवाने का काम या ये भर्तियों में गड़बड़ी करवाने का जो काम ले दे के जो ये करवाने का जो काम हो रहा था, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ अधिकारी और कुछ नेता जो संगठित होकर इस काम को करवा रहे थे, वो अब
देखना होगा, ये जांच में पता चलेगा कि कितने लंबे समय से ये चलेगा। हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य बनने के बाद से जब से भी ये भर्तियां हुई है, सीधी भर्तियां हुई हो या जो इन्होंने किसी संस्था के माध्यम से या किसी जैसे उपनल पीआरडी जैसे संस्था के माध्यम से करवाए हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से नेताओं की सिफारिश के तहत या पैसा ले दे के जो भर्तियां हुई है, सबसे पहले उन सबकी जांच होनी चाहिए। आज मामला यदि इतना उठ गया है कि यूपीएससी से ये हवा जाके विधानसभा तक पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं खामियां तो हर जगह है, और खामियां यदि हर जगह है तो हमारे जो प्रदेश के मुखिया है उनके समक्ष यदि प्रदेश की जनता सीबीआई जांच की मांग रख रही है, तो उन्हें बिना सोचे समझे या बिना देरी किए अब सीबीआई जांच के आदेश या सीबीआई जांच के लिए जो ये लेटर लिखेंगे सेंटर के लिए, वो कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ का जो व्यक्ति है, उत्तराखंड का जो जनमानस है, वो संतुष्ट होगा कि अगर उत्तराखंड की जनता ने सीबीआई जांच की मांग की है और अगर मुख्यमंत्री मान जाते हैं, सीबीआई जांच करवा देते हैं, तो कम से कम जनता में संतुष्टि होगी और उन्हें ये नहीं लगेगा कि जहाँ जो लीपापोती की जो शंका है वो उनके मन से हट जाएगी। थैंक यू बॉबी भाई। हम इसका जो आंदोलन में एक बड़ा चेहरा बन करके आप आए हैं, और आपने ये आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर रहे हैं कि केवल देहरादून तक सीमित ना रहे, बल्कि इस राज्य के हर गांव, हर गली मोहल्ले तक ये आंदोलन पहुंचे। इसके लिए आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। मैं गणेश धामी जी से पूछना चाह रही हूँ कि वो इस पूरे आंदोलन को लेकर के कहाँ से ये शुरू हुआ, वो इस चाह रही हूँ, गणेश धामी जी। हाँ, गणेश जी शायद जुड़े नहीं हैं। कोई बात नहीं, वो बॉबी पवार जी के साथ ही है वो। अ, गणेश धामी जी और बॉबी पवार जी अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए श्रीनगर की तरफ को आ रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद चल रहा है। तो मैं अंकित छोली हैं हमारे साथ में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। मैं उनसे जानना चाह रही हूँ कि वो इस पूरा जो मामला उठा है उत्तराखंड में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वो उससे संतुष्ट है या नहीं है, और आगे क्या रणनीति के तौर पर वो इस आंदोलन को देख रहे हैं? अंकित छोले। धन्यवाद शिवानी। और पहले तो आपके इस फेसबुक पेज का बहुत ही आभार, धन्यवाद है कि इस सार्थक विषय पर इस समय जो ये विषय है, इसको जरूरत भी है कि इस पर समय समय पर चर्चा की जाए, और इसके जो लेटेस्ट अपडेट हैं, इसमें जो गिरफ्तारियां हो रही है और कहाँ तक ये हाथ हैं, मतलब ये जो हाकम सिंह को केवल एक बतौर मोहरा बना करके यहाँ पर पकड़ा गया है, उनके पीछे कौन सफेद पोश हैं, इसके लिए लगातार जो है ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना बहुत जरूरी मुझे लगता है। और देखिए, हम लोग तो इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि 22 साल हमारी इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए हैं, और यहाँ की माताओं बहनों, यहाँ के युवकों ने जो है संघर्ष किया, और तब जाकर के ये राज्य मिला। और इस राज्य में जब हम लोग आज की स्थिति में देख रहे हैं कि 22 साल हमारे इस राज्य को बने हुए हो गए हैं, और युवा जो है बेरोजगारी चरम पर है, पूरे बेरोजगारी तो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जब चरम पर है, और खास करके हमारा ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है भारी मात्रा में मौजूद हैं। और उसके बाद जब युवा जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जी तोड़ मेहनत करके देहरादून, श्रीनगर और पहाड़ के जो दूरस्थ जिले हैं, वहां बैठ करके युवा जब मेहनत कर रहा है, और इतने साल मेहनत करने के बाद आप लोग उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं कि कितने समय में जो है यहाँ एग्जाम होते हैं, 3-3 साल, 4-4 साल के लिए युवा जो है उन प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार करता है। उतने सालों तक वो जी तोड़ मेहनत करता है और ईमानदारी के साथ पेपर भी देता है। लेकिन जब परिणाम आता है तो परिणाम में हमें पता लगता है, और इस समय जो खुलासा हुआ है कि 15-15 लाख में उन युवाओं की मेहनत का सौदा कर दिया गया। उन युवाओं की मेहनत का सौदा इस प्रकार से किया गया कि विधानसभा के भीतर जो हमारे माननीय हैं, जिनको हम लोगों ने इसलिए चुना कि वो हमारे राज्य के लोगों के लिए, यहाँ के युवकों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे,
लेकिन उनकी नीति क्या है? जब हम देख रहे हैं कि युवा मेहनत कर रहा है और उनकी नीति ये है कि किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को किस तरीके से हम विधानसभा में और राज्य की जो रोजगार के जो तमाम जो है साधन हैं, उन पर अपने लोगों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो इससे युवा भारी निराशा में है, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बाद वो निराशा में है। और हम लोग देख रहे हैं कि जिस मामले को लेकर के ये मामला उठा है यूके एसएससी को अगर हम लोग देख रहे हैं, और ये तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद इसको बहुत देर में समझ पाए हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष 2016 में एसएस राजू जी की नियुक्ति हुई, और उससे पहले 2013 में एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एस राजू का जो आचरण था, एक जो विवाद था किसी प्रमोशन को लेकर के वो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से एस राजू के आचरण पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि इनके आचरण की जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ऐसा कहा और हम लोगों ने क्या करा, हमारे प्रदेश के नीति नियंताओं ने 2016 में एस राजू को यूकेएसएससी का अध्यक्ष बनाया। और आप लोग देखिए कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, कितने मतलब वो कह रहे हैं कि केवल 2 परीक्षाओं के अलावा किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसमें 2 तरीके से हमको इसको देखना चाहिए कि किसी को हमने इस प्रदेश में आयोग का अध्यक्ष बनाया और वो मतलब बहुत बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि 2 पेपर के अलावा किसी में गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ लगभग मुझे लगता है कि हर परीक्षा में इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, ये तो जांच में ही पता लगेगा। दूसरा, अगर वो अपने खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 2 परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, तो वो 2016 से इस आयोग के पद पर बैठे हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी? उनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्वच्छ तरीके से फेयर तरीके से इन एग्जाम को करवाते। लेकिन वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि 2 परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। तो इस तरीके का मजाक जो है प्रदेश के युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब ये हो चुका है और इसकी तह तक हम लोगों को जानने की जरूरत है, और इसके खिलाफ केवल देहरादून में नहीं, केवल श्रीनगर में नहीं, जबकि पहाड़ के हर कोने से जो नवयुवक हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, पूरा प्रदेश जो है आम जनमानस इसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरेगा, इसके खिलाफ जब आंदोलन करेगा। मुझे लगता है कि केवल एकमात्र रास्ता यही होकर के जा रहा है, और हमें इस बात पर बिल्कुल मतलब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो ये हाकम सिंह जैसे जो दलाल हैं, जो 15-15 लाख में लोगों की, युवाओं के भविष्य का सौदा कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है जो इनको शह दे रहे हैं? थैंक यू अंकित। मैं गणेश धामी जी के पास जा रही हूँ। गणेश धामी जी अगर मेरी बातचीत सुन पा रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए कि जो आपका जो ये अनुभव है, ये यूकेएसएससी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हैं, सरकार के पक्ष को देख रहे हैं, वो क्यों सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है? हमें बताने की प्लीज बताइए गणेश धामी जी। शायद गणेश धामी जी जुड़े नहीं है, दूसरे गाड़ी में है पीछे। अच्छा और मैं बॉबी भाई, आप ही इस सवाल का जवाब दे मैं सकते हैं। मैं ये कह दूं कि भाई आज अगर हमारी जो एसटीएफ या उत्तराखंड सरकार मूसा को जो है सरगना बता रही है, वही यहाँ पर किस्सा वही हो गया कि खुदा पहाड़ और निकला मूसा, वही वाला ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मूसा को सरगना बताने वाले ये होते कौन है? इसके अतिरिक्त अगर आज 44 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 42 अपनी स्नातक स्तरीय परीक्षा वाले घपले में और 2 वन दरोगा की भर्ती में, इसमें अगर मूसा को सरगना बताया जा रहा है, तो ये बताइए कि हाकम सिंह और मूसा क्या बॉबी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, संबंध है? नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है शायद। और कब कनेक्शन नहीं है, तो इन लोगों का हाकम सिंह के हक के साथ
बॉबी भाई की आवाज में वो नेटवर्क एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे साथ में है अंजलि चंद जी। अंजलि यूकेएसएससी जो यूकेपीसीएस का एग्जाम हुआ है अभी यहाँ के, उसका प्रीलिम इन्होंने पास कर लिया है और अब ये मेंस के अभ्यर्थी हैं। उत्तराखंड में जो महिला आरक्षण का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बन करके उभरा है। वो सवाल किस तरीके से इन्हें प्रभावित कर रहा है अंजलि जी, वो अपनी बातचीत रखेंगी और उसके साथ में ये भी अपनी बातचीत रखेंगी कि जो उत्तराखंड यूकेएसएससी का जो ये पूरा घोटाला सामने आया है, इस घोटाले को अंजलि जी किस तरीके से देख रही हैं? अंजलि चंद। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी NAPM को, शिवानी मैम, जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपने, साथ ही साथ बॉबी सर लोगों को जो ये बहुत ही लंबे टाइम से एक संघर्ष में जुड़े हुए हैं। शायद इसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि कितने लंबे टाइम से इसका संघर्ष जारी है। तो मैम, सबसे पहले मैं मेन ये मुद्दा रखना चाहूंगी कि उत्तराखंड मूल की महिलाओं को जो यहाँ पे सरकारी सेवाओं में 30% से 38 आरक्षण मिलता था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। 24 अगस्त को एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, नैनीताल हाईकोर्ट का, जिससे इस पर स्टे लग गया। मैम, ये जो 37 आरक्षण था, ये एक GO के गवर्नमेंट ऑर्डर के बेसिस पे मिलता था, जो 2002 से मिलता था, जो 20% था। 2006 में इसको बढ़ा के 30% कर दिया गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसमें कोई भी एक लीगल बैकिंग नहीं थी, इसीलिए वो हरियाणा, यूपी अराउंड जो महिलाएं थी, उन लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया कि डोमिसाइल बेस्ड जो रिजर्वेशन है ये स्टेट्स नहीं दे सकता है। अब इसमें सरकार के पास दो ऑप्शंस है, या फिर वो एक SLP दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, और अगर वहां पे ये आरक्षण बचा ले, वरना दूसरा चीज है कि एक अध्यादेश लेकर आए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक अध्यादेश लेकर आते हैं तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, राज्य की विधानसभा, कोई पावर नहीं होती है। ये कानून पारित करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के से ये आएगा। तो लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी जो ऑर्डर था उसमें ये बोला कि विमेन को आप इक्वल ट्रीट करना है थ्रू आउट इंडिया की, तो सिर्फ उत्तराखंड की विमेन को आप डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि विमेन थ्रू आउट द इंडिया इक्वल है। अब यहाँ पे कोर्ट जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि दो अनइक्वल पार्टीज को वो इक्वल ट्रीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो लड़कियों ने रिट्स डाली है, कुछ लड़कियां उसमें दिल्ली से है, यूपी से है, हरियाणा की NCR से है। इनफैक्ट एक रिट में पढ़ रही थी जिसमें रेसिडेंस मॉडल टाउन की थी, मतलब मॉडल टाउन दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, थ्रू आउट इंडिया का। और उसी के बराबर में यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थिति है इतनी विषम है उत्तराखंड के अंदर, तो आप बताइए कि कैसे एक दिल्ली NCR में रहने वाला कोई इंसान और कैसे एक ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला इंसान, दो लोगों को आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे चंपावत जिला से पूर्णागिरी तहसील के अंदर रहती हूँ, तो हमारे सामने NH 125 है, जो आज की डेट में 3 जगह से ब्लॉक्ड है। ये थ्रू आउट बरसात में जो 3 महीने होते हैं, ऑलमोस्ट महीने के आधे दिन से ज्यादा ये बंद रहता है। अभी कल के दिन मेंस होता है, तो आप बताइए मुझे पिथौरागढ़ चंपावत की महिलाएं कैसे देती, कैसे वो सेंटर्स तक पहुंचती, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स तो गवर्नमेंट ने अपने कन्वीनियंस के लिए, आयोग ने अपनी कन्वीनियंस के प्लेन्स में रखे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप दो इतनी अनइक्वल पार्टीज को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। जो हरियाणा जैसे क्षेत्र है, NCR दिल्ली जैसे क्षेत्र है, वो इतने सुगम है और स्रोतों से निहाल है। उसी के साथ आप देखिए कि कल आपने न्यूज देखी होगी कि चंपावत के प्राइमरी स्कूल की रूफ कोलैप्स करी और एक बच्चा मर गया। और उससे एक दिन पहले जिस पिथौरागढ़ में सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में एक पेरेंट अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा था, लेकिन उससे वहीं पे उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये जो NH 125 की बात कर रही हूँ मैं, आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो एक छोटे 8 साल के बच्चे को एक तैतैया के काटने से, यही हाईवे जो ब्लॉक था, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसा जहाँ इतना हमारे जोग्राफिकल आप देख सकते हैं कि इतनी विषमता है, तो कैसे एक NCR में रहने वाली विमेन कम्पीट करेगी, कैसे हम दो पार्टीज को इक्वल कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हाईकोर्ट ने अपने फरवरी या मार्च की एक जजमेंट में ये बोला था कि एक बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा की जो प्रोसीजर शुरू हो जाता है उसके बाद आप रूल्स नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बाहरी स्टेट की विमेन ने फॉर्म फिल करे तो उसमें डिक्लेरेशन सब वो एग्री कर रहे थे, नोटिफिकेशन में साफ साफ वहाँ पे मेंशन था कि उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण था। तो आयोग को पता है कि
ये जब वो लोग सब अग्री करते थे उसके बाद वो अपनी बात से पलट रहे हैं। मतलब एक बार आप गेम हार जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर बोलो कि रूल्स गलत थे, अगर रूल्स कुछ और होते तो हम जीत जाते। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है कि कोर्ट ने जो डिसीजन बहुत ही हम लोग के अगेंस्ट दिया कि उन लोगों को एडमिट कर दिया। और अभी ये है स्थिति कि आज एक और बार एक क्वेश्चन अटका था, उससे मेरिट रिवाइज हो रही है। और कल के दिन जो रिट्स को अलाउ कर दिया है पेटिशनर्स को, कल के दिन अगर ये मेरिट रिवाइज होती है तो बहुत सारी जो उत्तराखंड मूल की महिलाएं हैं वो बाहर हो जाएंगी और जो दूसरे प्रदेशों की महिलाएं हैं वो अंदर हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सुनिश्चित करे हमारा ये जो राइट है और बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे इसको प्रोटेक्ट करे हमारे रिजर्वेशन को, क्योंकि ये जो हमें रिजर्वेशन मिला है ये हमें बहुत ही एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो उत्तराखंड मूवमेंट के, अगर आपको पता होगा तो थ्रू आउट उत्तराखंड मूवमेंट में महिलाओं का एक बहुत ही व्यापक रोल रहा है और बहुत ही प्रताड़ित हुई है महिलाएं। और इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से हम लोगों को ये जो आरक्षण मिला था, ये कोई हमें ऐसे फ्री में भीख में मिला हुआ आरक्षण नहीं है और ना ही हम कोई नया आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन जो पिछले 20 साल से चल रहा है वो इसको बचाना, बहाल करना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट चाहे अध्यादेश से करे या एसएलपी दायर करके अपना एक मजबूत पक्ष रख के सुनिश्चित करे हम लोगों का आरक्षण। थैंक यू सो मच अंजलि, आपने इसके पूरे जितने भी पक्ष हो सकते हैं उतनी बातचीत की है। जब यहाँ उत्तराखंड में इलेक्शन हो रहे थे वो 2017 के भी और अभी 2022 के भी विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा वाले जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें मोदी जी और जितने भी बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है उसने कहा था कि आप केंद्र और केंद्र के इंजन से अपना राज्य का इंजन जोड़िए। इट मीन्स की डबल इंजन की जो सरकार है। तो फिर यहाँ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि संसद से कोई यहाँ की महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात होती है, यहाँ कानून बनने की बात होती है, तो एक इंजन केंद्र का और एक राज्य का इंजन जोड़ करके चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ इस राज्य के भीतर बहुत सारे ऐसे अध्यादेश लाए गए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनका किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लाया गया, मंत्रियों के किराया माफ करने के लिए। तो ये इस राज्य की बहुत बड़े एक सेक्शन के अधिकारों का मामला है, तो इसलिए तो राज्य सरकार को ये लाना ही चाहिए और कोर्ट में इसकी बेहतर तरीके से इसकी बात अपनी रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को कोई अलग सा आरक्षण मिल रहा है। देश के और जो राज्य हैं वहाँ अलग-अलग मानकों के आधार पर वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको कुछ-कुछ आरक्षण का लाभ मिलता है और इस देश के भीतर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो उत्तराखंड की महिलाओं का जो ये अधिकार है वो उनका अधिकार को सुनिश्चित करने का रास्ता के राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को करना चाहिए, निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच अंजलि। मैं अगली जो बातचीत करना चाह रही हूँ, अगर गणेश धामी जी अपनी मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपना इस आंदोलन को लेकर के उनका क्या रुख है आपका और आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही वानी है? जी आप वो कितने जुड़े नहीं हैं संतुष्ट नजर आ रहे हैं? गणेश जी है नहीं, वो जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा, नहीं है? हाँ। ओके। अंकित है हमारे साथ में। अंकित, जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें विधानसभा अध्यक्षों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में वो गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी भी दोनों ही बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे कि ये उनका विशेषाधिकार था जो उन्होंने विधानसभा के अंदर जो भर्तियां की हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की विधानसभा का जो आंकड़ा है वो है कि यहाँ 70 की विधानसभा है और हमारे पास जो कर्मचारी हैं वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ज्यादा हैं जहाँ 403 विधायक हैं। तो ये सारी जो भर्तियां हुई हैं ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस सब के जो रिश्तेदार हैं परिवार के, उनकी नियुक्तियां सरकारों ने की है और जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इसे कह रहे हैं कि वो इनका विशेषाधिकार है। तो आप इस पूरे मामले पर जो विधानसभा की नियुक्तियां हुई हैं उस पूरे मामले पर क्या बातचीत रखना चाह रहे हैं और आप इसको किस तरीके से, सरकारों का ये जो दोहरापन है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए शिवानी जी, इसको तो मुझे लगता है 3 तरीके से देखने की हम सबको जरूरत है। पहले तो जो आपने बताया कि हमारे यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं और हमारे यहाँ जो कर्मचारियों की संख्या है वो 560 और वहीं हमारे बगल का राज्य है जिससे अलग होकर के हम बने हैं उत्तर प्रदेश, एक बड़ा राज्य है
और वहाँ विधानसभा की 403 सीटें हैं, लेकिन वहाँ जो है कर्मचारियों की संख्या है 543 यानी 543। तो अपने आप में पहली गड़बड़ यही सामने आती है कि 403 की विधानसभा में आपने 543 अपॉइंट किए हुए हैं और जहाँ 70 की विधानसभा है वहाँ 560। दूसरा, जो ये अगर आप उसको देखें मतलब विधानसभा के भीतर जो भी भाजपा कांग्रेस दोनों के द्वारा जो नियुक्तियां की गई हैं उसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया है, ये नियुक्तियां क्योंकि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चलना है, इसके लिए कर्मचारियों की जरूरत है, इसलिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये सारी नियुक्तियां गैरसैंण विधानसभा के नाम पर की गई और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 5-6 सालों में गैरसैंण में कितने विधानसभा सत्र चले हैं। तीसरा, जिसको माननीय हमारे जो माननीय गण है, दोनों पार्टियों के जो माननीय गण है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिसको वो विशेषाधिकार कह रहे हैं, तो उनका कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि विधानसभा में जो पहले मैं नियुक्ति को लेकर के बात करूं, वो विशेषाधिकार दो तरीके से कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो हमने नियुक्तियां करी हैं वो हमारा विशेषाधिकार है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हम कितनी भी मात्रा में नियुक्तियां करें वो भी हमारा विशेषाधिकार है। अब नियुक्ति वाले मसले पर चलते हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा के भीतर जो नियुक्ति का जो मामला है उसके लिए एक नियमावली है, वो जो 2011 में बनी, उसका नाम है उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय सेवा भर्ती एवं जो सेवा की जो शर्तें हैं उनकी नियमावली 2011 की है। वो नियमावली नियुक्तियों के बारे में कहती है कि नियुक्तियां या तो सीधी भर्ती के द्वारा हो सकती हैं, या पदोन्नति के द्वारा हो सकती हैं, या ट्रांसफर जिसको सेवा स्थानांतरण कहते हैं उसके द्वारा हो सकती है, या प्रतिनियुक्ति के द्वारा हो सकती है, या सम्बलीकरण द्वारा की जा सकती है। मतलब ये इन सारे तरीकों से की जा सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका नहीं अपनाया गया। तरीका अपनाया गया एडहॉक यानी तदर्थ पर नियुक्तियां की गई, जबकि उस तदर्थ पर नियुक्ति करने का कहीं भी उस नियमावली में कोई भी जिक्र नहीं है। तो साफ बात है नियुक्तियां गलत तरीके से की गई हैं, गलत प्रोसेस के थ्रू की गई हैं। अब जहां तक संख्या का मामला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाना घटाना जितनी हमें जरूरत महसूस होगी वो हमारा विशेषाधिकार है। तो इसी नियमावली में 2015-16 के भीतर एक संशोधन हुआ और वो जो संशोधन की जो धारा 6 कहती है कि जो नियुक्ति की धारा थी वो धारा 6 थी, और जो संशोधन हुआ उसके बाद एक धारा 5 इसमें है, जिसमें ये बताया गया कि भाई इसमें एक पदनाप निर्धारण समिति बनाई जाएगी जो ये तय करेगी जो है जो पदनाप समिति है उसकी जो अनुशंसा होगी, और वित्त विभाग की जब उसमें सहमति होगी, वित्त विभाग का जब परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद ही अध्यक्ष जो विधानसभा के होंगे वो पदों को घटाने और बढ़ाने का निर्णय कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार विधानसभा अध्यक्षों के पास ना तो नियुक्ति करने का है और ना कितनी संख्या में नियुक्ति करनी है इसका है। और तीसरी जो चालाकी माननीय बड़े चालाकी के साथ कर रहे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने कैसे ये नियुक्तियां कर दी, तो उन्होंने कहा एक तो हमारा विशेषाधिकार है, दूसरा उन्होंने कहा ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। तो ये भी एक तरीके का साफ झूठ है, मतलब उसको जस्टिफाई करने की साजिश है कि वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। तो टेम्पररी अरेंजमेंट अगर आप बाकी की नौकरियों में देखो, उत्तराखंड के भीतर आप किसी भी सर्विस में जाएं, वहां अगर टेम्पररी नियुक्ति को देखें तो वहां या तो एक संविदा पर नियुक्ति होती है, या तो आउटसोर्स पर नियुक्ति होती है, या तो आप स्कूलों में देखते हैं तो गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति होती है, या शिक्षा मित्र शिक्षा बंधु के रूप में होती है। ये सारे टेम्पररी अरेंजमेंट सरकारी सेवाओं में किए जाते हैं, लेकिन विधानसभा में इन सब में से कोई भी टेम्पररी अरेंजमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां एडहॉक यानी तदर्थ पर नियुक्ति की गई। मतलब और एडहॉक को अगर आप देखें कि जितनी भी सेवाओं में एडहॉक लगाया जाता है वहां मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि जब किसी को परमानेंट करना हो, जब किसी का नियमितीकरण करना हो, तो उससे पहले उसे एडहॉक में लगा लो और उसके बाद उसका नियुक्तिकरण कर दो। तो ये सारी साजिश है और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो बहुत बेशर्मी के साथ इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार इन सब के पास नहीं है। थैंक यू सो मच। हम जो पूरा ये यूकेएसएससी और विधानसभा की भर्तियों का मामला देख रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें एक और ये चीज भी आ रही है कि आरएसएस के लोगों ने भी अपने जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बड़े धड़ल्ले से नौकरियों पर लगाया है। आज भी एक लिस्ट घूम रही है, वो उसकी सत्यता की जांच हम नहीं कर सकते हैं। और जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है वहां भी बहुत धड़ल्ले से ऐसी चीजें हुई हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बिना नेट के और बिना पीएचडी के
पुराने, उनकी वाइफ को ऐसे नौकरी मिली है। और दूसरी तरफ लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो पीएचडी वाले हैं और नेट वाले हैं, कि उनका रिटर्न एग्जाम करवाया जाए, उनका फिर उसके बाद साक्षात्कार करवाया जाए। तो इस तरीके से जो बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार धड़ल्ले से नौकरियां पा रहे हैं, और इस राज्य के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए नौकरियां कहाँ हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं, देहरादून से लेकर के और पिथौरागढ़, चमोली तक, सारे प्रदेश के भीतर। तो इन आंदोलनों का अगला रूप मैं बॉबी पवार जी से पूछना चाह रही हूँ कि वो इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं, आगे भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, और किस तरीके से वो आगे चीजों को डील करने वाले हैं। बॉबी पवार जी। जी देखिए, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं और प्रदेश भर में कहीं ना कहीं हर यही निवेदन करेंगे कि ये जन आंदोलन और इस तरह ही आज की वाली लिस्ट की भी बात करें, जो ये कहे हुए जो लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसमें जो इनकी जो लिस्ट घूम रही है कि इनकी नियुक्तियां हुई है, तो अगर ये सत्य है, अगर ये वेरीफाई कर देंगे इसके, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें जो ये जन आंदोलन आगे चल रहा है, इसमें हम ये बता दें कि हमने पूरे 13 जिलों से सभी से कुछ जो युवा लोग हैं या जो कोई सामाजिक संगठन जैसे जो समाज में किसी न किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उनसे सबसे कांटेक्ट करने की हमारी कोशिश है। और वो इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा समय अब आने वाला है, वो 1-1.5 महीने बाद एक समय आने वाला है कि सरकार अपने आप को पीछे हटाएगी इस चीज से। वो ना तो प्रॉपर जांच करवाएगी और ना ही इस पर आगे जांच करने के लिए वो राजी होंगी। तो इसलिए हम इस तरह के जो छोटे छोटे आंदोलन प्रत्येक जिले में कर रहे हैं, और इन आंदोलनों के माध्यम से लोगों को ये सचेत कर दिया जाएगा कि जब भी सरकार अपने कदम पीछे हटाए इस जांच से, तो वो कम से प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। और जब इस तरह का अन्याय होगा तो सबको, जो संगठित हम लोगों को कर रहे हैं, उन सभी संगठित लोगों को आगे आकर इसका विरोध करना होगा और एक जन आंदोलन लड़ना होगा। इसलिए इस आंदोलन की जो आगे की रणनीतियां हैं, वो इस प्रकार से बन रही है कि हम कम से कम जगह जगह जाकर लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार की जो खिलवाड़ हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा था। और जो आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए जैसा आंदोलन लड़ा गया था, वैसा ही आंदोलन अब उत्तराखंड को संवारने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए हमारे द्वारा और पूरे प्रदेश के जो यूथ है और पूरे प्रदेश में जो सामाजिक संगठन है, जो कहीं ना कहीं किसी ज्वलंत मुद्दे पर किसी न किसी जो ज्वलंत मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ रहे। थैंक यू सो मच बॉबी भाई। हम देख रहे हैं कि बॉबी भाई लगातार आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे पूरे राज्य के भीतर फिर से जिंदा किया जाए, वो लगातार चलता रहे, इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। मैं अंकित से यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो इस पूरे जो आंदोलन राज्य भर में चल रहा है, इसको कैसे आगे बढ़ाने को लेकर के सोच रहे हैं और क्या रणनीतियां अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? अंकित छोली। देखिए, मुझे लगता है कि बॉबी भाई ने जिस मुहिम को छेड़ा है, और ये बिल्कुल स्वीकार्य बात है पूरे प्रदेश के भीतर कि वो बॉबी भाई पिछले कई वर्षों से जो है इस मामले को लगातार उठा रहे थे, और उसी का ही फल है कि इतने बड़े स्तर पर इस समय ये घोटाला सबके सामने आया है। लेकिन उसमें थोड़ा-सा मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को जो है थोड़ा-सा संभलने की इस समय जरूरत इसलिए भी है कि सरकार जिस तरीके से मामले को भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है, और उसमें जो पहली कोशिश सरकार ने ये करी है कि यूपीएससी के जो बाकी की जो परीक्षाएं हैं, वो यूकेपीसीएस को दी गई है। लेकिन अगर आप यूकेपीसीएस को भी देखें, तो वो भी कोई मतलब साफ-सुथरा हम उसे कह नहीं सकते हैं कि आप अगर मैं 1-2 एग्जांपल अगर इसके दूं,
आप यूकेपीसीएस की एक परीक्षा इससे पहले उन्होंने एक प्रवक्ता भर्ती की 2021 में यूकेपीसीएस ने एक परीक्षा कराई और उसमें उन्होंने ये नियम बनाया, उसमें प्री और मेन 2 एग्जाम होने थे और मेन के लिए ये नियम बनाया गया कि हर सीट पर जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लेकिन उसमें किस तरीके की नियमितताएं हम लोगों ने देखी कि उसमें अलग-अलग विषयों में वो जो 15 गुना था उस मानक को पूरा नहीं किया गया। मानक पहले खुद ही बनाया गया कि 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जब हमने देखा उस प्रवक्ता भर्ती में गणित मैथमेटिक्स में जो एक पद पर जो है 7 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, वहीं हिंदी उसी परीक्षा का जो हिंदी विषय का पेपर था उसमें 31 अभ्यर्थियों को उसमें बुलाया गया। तो ये मानक किसके लिए बदले गए हैं, किसी में एकदम से कम बुलाया गया, किसी में एकदम से ज्यादा बुलाया गया। तो ये हम सब लोगों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और जिस यूकेपीसीएस को हम एग्जाम देने वाले हैं, इस समय जरूरत ये थी कि भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम, पहले सीबीआई जांच होती, ये पता लगता कि कौन इसके पीछे है और साथ ही एग्जाम जल्दी जल्दी से कंडक्ट करवाए जाते, ताकि हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं इस समय से भारी तैयारी में कर रहे हैं। लेकिन जिस यूकेपीसीएस के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई जल्दी एग्जाम करवाने की, उस यूकेपीसीएस का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 22 साल, पिछले 22 साल में जब से ये राज्य बना है वो केवल 5 पीसीएस के एग्जाम करवा पाई है वो पीसीएस, यूकेपीसीएस। और उस पीसीएस परीक्षा में जो करवाया भी है पिछली बार का, वो 6 साल बाद के बाद उस परीक्षा का आयोजन हुआ है और उसमें 1 दर्जन से ज्यादा सवाल गलत पाए गए हैं। यूकेपीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें अगर किसी अभ्यर्थी को अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करना था तो 50 रुपए उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा साजिश हमें समझनी पड़ेगी कि इस जो ये भर्तियां हैं ये शिफ्ट करके यूकेपीसीएस को देने वाला मसला नहीं है। असली मसला ये है कि ये जो संगठित तरीके से हर भर्ती में कहीं पैसे दे करके, कहीं अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को जो नौकरी लगाने का जो खेल है, इस संगठित खेल में उत्तराखंड के कौन-कौन से जनप्रतिनिधि, कौन-कौन से माननीय, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, पंचायत के मेंबर हों, कौन-कौन इसके पीछे शामिल हैं और किन-किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है इन पैसा देकर के हुई है। ये हम सब लोगों को थोड़ा-सा इस पर एक मत होना पड़ेगा कि इसकी सीबीआई हो और ये सारे लोग, इन सारे लोगों का पर्दाफाश हो और हमें पता चले कि कौन-कौन लोग इसके पीछे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये कैसे हो पाएगा, मैं तो ये समझता हूँ जब ये पढ़ने लिखने वाले जो नौजवान हैं वो जब सड़कों पर उतरेंगे, और वो उतरे भी हैं। आपने देहरादून में देखा कि कितनी भारी मात्रा में नौजवान सड़कों पर उतरे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रीनगर में, हम लोगों ने यहाँ पर एक रैली का जो भारी मात्रा में लोग उतरे। कोटद्वार, हल्द्वानी, हर जगह लोग हैं। अब जो, और केवल लोग, वो सामान्य लोग नहीं, पढ़े लिखे युवा भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। और उसी को देख करके अंततः रास्ता वहीं से निकलेगा, हमारे आंदोलनों से निकलेगा। और उस आंदोलनों से सरकार दबाव में आई है और उसी दबाव का जो परिणाम है, उसका परिणाम ही ये है कि यूकेएसएससी के जो के एग्जाम है, यूकेपीसीएस को देने के लिए, इसीलिए उनको एक, मतलब एक जो गेंद उन्होंने यूकेपीसीएस के पाले में डाली, वो इसीलिए डाली है क्योंकि उन पर इतना छात्रों, नौजवानों का ये दबाव है। तो आने वाले समय में हम सबको जितनी जगहों पर हो सकता है उत्तराखंड के दूरस्थ हिस्सों तक जो है वहां के युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको मिल करके इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम जनमानस के साथ मिलकर के संगठित होकर के इस समय आंदोलन करना पड़ेगा। जब हम ये आंदोलन करेंगे तो मुझे लगता है तभी हम इन सफेद पोशों को बेनकाब कर पाएंगे और जो हमारे यहाँ का आम नौजवान है, आम युवा है, उसको हम लोग न्याय दिला पाएंगे, सब संगठित होकर के जब ये आंदोलन करेंगे। थैंक यू सो मच अंकित। मुझे लग रहा है गणेश धामी जी अभी जुड़े हुए हैं। गणेश धामी जी प्लीज आप अपनी बातचीत रखें। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप अपनी बातचीत नहीं रख पाए हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, आप थोड़ा अपनी बातचीत रख लीजिए। जी शिवानी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस पूरे मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में कम से कम इस चीज के लिए तारीफ बनती है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर कार्यवाही करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्योंकि इससे पहले के जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है उन्होंने क्या किया है कि घपले होने के बाद भी जांचों को दबाए रखा, चाहे वो 2016 वीडियो का मामला हो या फॉरेस्ट गार्ड का मामला हो, उसमें किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन लोगों पर लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनके धंधे चल रहे हैं, कोई उनकी संपत्ति जब्त नहीं। इस
इसमें मैं ये कहना चाहूंगा समाज इस चीज के लिए तारीफ बनती है कि उन्होंने कम से कम कोई कार्रवाई तो की है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं, पूरा प्रदेश का युवा उम्मीद कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम में, उन घोटालों में जो बड़े बड़े दोषी हैं, सफेद पोश हैं, चाहे उसमें पूरा कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उसमें कोई सांसद हो या कोई मंत्री हो, विधायक हो या कोई आईएएस अधिकारी हो, क्योंकि बिना किसी आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े मंत्रियों की संलिप्तता के उत्तराखंड में ऐसे घोटाले संभव नहीं है। आप किसी मूसा को सरगना बताकर क्या जताना चाह रहे हैं, आप यहाँ भटकाना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश का युवा बहुत आक्रोशित है और अब हमारी आगे की जो रणनीति है, उत्तराखंड में हम जन आंदोलन की शुरुआत जब तक सर्वोच्च न्यायालय प्रदेश में। गणेश धामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम ऐसा है। जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आप बोलिए, अभी आ रही है आवाज। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूरे घटनाक्रम में जो पहले तो हम सीएम साहब को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने स्टेप लिया और अभी हम उम्मीद करेंगे कि वो बड़े बड़े सफेद पोश जो हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक, उनको भी रडार पर ले, उनकी भी गहनता से जांच करे और उत्तराखंड में एक इतिहास बने कि यहाँ पे किसी भी भ्रष्टाचारी को, चाहे वो कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। और ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ इस तरीके के दानवों के लिए कोई जगह नहीं है जो हमारे योग्य बच्चों को उनकी सरकारी नौकरियों को नीलामी और रद्दी के भाव बेच देते हैं। क्योंकि गणेश धामी जी, इसमें एक और सवाल ये है कि जो अभी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके रिश्तेदार खुद इस मामले में सामने आए हैं कि उन्होंने उनकी नौकरियां लगाई हैं। तो फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वो सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि वो सीबीआई की मांग को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला केवल 1-2 भर्तियों तक सीमित नहीं हो रहा। 2016 वाले के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई थी ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें भी अब लोग पकड़ने स्टार्ट हो गए हैं, वहां तक इसकी हाथ पहुंच गए हैं। तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी इसको सीबीआई जांच की मांग को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? जी आप बिल्कुल सही करें, उनके ओएसडी की जो पत्नी है और अन्य जो लोग हैं जो उनके स्टाफ में थे, उनके रिलेटिव उसमें विधानसभा मामले में उनके नाम से आए। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सीएम साहब को करके नजीर पेश करनी चाहिए। जहां तक 2016 के मामले का बात है, उसमें जो तत्कालीन मुखिया थे जिन्होंने इस जांच को दबाए रखा, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर ये जिम्मेदारी बनती थी उनकी कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल। जहां तक दूसरा एक और इशू कि आप इस पूरे जी, जहां तक सीबीआई जांच की बात है, सीबीआई जांच से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे दूध का दूध, पानी का पानी होने की संभावना है। क्योंकि अभी हमने जम्मू कश्मीर में देखा, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 33 ठिकानों पर 1 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में सीबीआई द्वारा छापे मारे गए। इससे छोटा घोटाला होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में सीबीआई पहुंच जाती है, उत्तराखंड में आखिर सीबीआई क्यों नहीं आ पा रही है? इसलिए आज हम युवाओं ने आज मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 7:30 बजे केंद्र सरकार को चेताने के लिए कि आप यहाँ सीबीआई भेजिए, थाली बजाओ का कार्यक्रम रखा है कि एक जागरूकता का मैसेज फैले और एक पूरा प्रदेश शाम को 7:30 बजे थाली बजाकर अपनी आवाज बुलंद करे और अन्य जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, हम उन तरीकों से इस सरकार को जगाएंगे। जितने भी गूंगे बह रहे हैं, हम उनके कानों तक ये आवाज पहुंचाएंगे। क्योंकि शिवानी जी, ये सिस्टम का ऐसा प्रश्न है कि एक व्यक्ति अगर इस तो सिर्फ एक हाथ नहीं, उससे करोड़ों आम जन जुड़े हुए हैं। ये सीधा सीधा उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक एक आदमी की छटनी करना इसमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू गणेश धामी जी। मेरा एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस आंदोलन को आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा और आप किस तरीके से इस लड़ाई में शामिल होंगे?
शिवानी जी, इस आंदोलन में मैं बहुत सकारात्मक पहलू से देख रहा हूँ और मुझे लगता है इस समय युवा इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा, क्योंकि बॉबी भाई ने जो हमें मार्ग प्रशस्त किए, उनके संघर्ष जो उन्होंने 6 से 10 वर्षों के बीच में जो ये किया है और आज परिणाम तक पहुंचे कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये दूसरा जन आंदोलन इस समय मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन में छूटेगा और आप और हम जैसे युवाओं को कहीं ना कहीं आगे आना होगा और एक बढ़िया सी रूपरेखा। मैं तो आमंत्रित करता हूँ प्रदेश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि एक मंच पर आए, एक बैनर तले, इसमें हम अपनी विचारधारा को परे रखकर एक ऐसी मुहिम इसको बनाएं कि सरकारों की जड़ें हिल जाएं और वो सोचने को मजबूर हो जाए कि यहाँ का युवा बेबस नहीं है। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़े। मैं अंतिम सवाल अंजलि से पूछना चाह रही हूँ कि अंजलि, आप इस जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसको किस नजरिए से देख रही हैं और आप अपनी भूमिका को किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में, इस पूरा जो संघर्ष है यूपीएसएससी के खिलाफ, विधानसभा की भर्तियों के खिलाफ और जो महिला आरक्षण को बहाल करने की जो मांग है, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को देख रही हैं और इस राज्य की जो युवतियां हैं उनको किस तरीके से देख रही हैं? जैसा कि अंकित उछोली सर ने ये बात रखी कि यहाँ पे यूकेपीएससी की भूमिका पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 22 साल हो गए हमारे राज्य निर्माण को और कितने सक्सेसफुल पीसीएस कर पाए ये लोग। यहाँ पे जो पीसीएस होता है, जैसे आप मतलब यूपी में देखिए, हरियाणा, किसी भी स्टेट में देखिए तो हर साल बड़ा रेगुलर होता है। यहाँ पे एक पीसीएस मतलब एक पंचवर्षीय योजना मानकर चले आप, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये पीसीएस था तो हम लोग ग्रेजुएट तक नहीं थे, हम एलिजिबल तक नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे उत्तराखंड में युवा बहुत ज्यादा आक्रोश में है और उससे बड़ी बात है कि युवा बहुत ज्यादा अवेयर है और अपनी राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम सबको अपने पॉलिटिकल अफिलिएशन या फिर जो भी हमारी राजनीतिक मान्यताएं हैं पार्टियों को लेकर, उससे ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक उत्तराखंड का ना इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। क्योंकि आप ये देखिए ना, जो लोग आज सड़कों पे हैं वो कौन है? वो कोई सामान्य जन नहीं है, वो युवा है, उत्तराखंड के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं और शायद सबसे उज्जवल हैं। तो आप उनको इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। और जो पीसीएस है, जिस तरीके से हम लोग का शेड्यूल्ड है 14 अक्टूबर, मुश्किल से 26-27 दिन बचे हैं, लेकिन युवतियां पिछले 1.5 महीने से रोड्स पे हैं। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और आज के दिन एक नया रिजल्ट आ रहा है, कल मंडे को शायद एक परसों नया रिजल्ट आएगा। युवतियां क्या कर रही हैं? दिन भर एसडीएम्स को अपने ज्ञापन दे रही है, गवर्नमेंट को ज्ञापन दे रही है, रोड्स पे हैं, प्रोटेस्ट कर रही है। तो हम पढ़ें, 27 दिन बाद पेपर है, हम पढ़ें या प्रोटेस्ट करें? तो बहुत ज्यादा आक्रोशित है महिला वर्ग पूरा। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक जिस तरह से आंदोलन चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। तो आगे भी मैं आशा करती हूँ कि हम लोग एकजुट होकर ऐसे इस पे बने रहेंगे और गवर्नमेंट पे हम अपना पॉइंट करने मतलब अप्रूव करने के लिए प्रेशर बनाए रहेंगे। थैंक यू सो मच अंजलि। हम लोगों ने आज बातचीत की, ये जो उत्तराखंड का पूरा भर्तियों का घोटाला है उस पर हम सभी का विचार सुने और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आंदोलन शुरू हुआ है वो तब जाकर के खत्म हो जब ये भर्तियों में घोटाला करने की जो एक व्यवस्था, एक परिपाटी बन चुकी है, वो जब खत्म हो और लोगों का जो मेहनती जो छात्र हैं उनको उसका फल मिले, उनकी मेहनत का फल मिले, उनके हक की रोजी रोटी मिले। हम ये उम्मीद करेंगे और ये आंदोलन बढ़ता रहे, लड़ते रहे लोग और संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष में युवा उनके साथ में रहे, सामाजिक संगठन उनके साथ में रहे। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो उत्तराखंड का जो आज भर्ती घोटालों का प्रदेश बन चुका है वो उज्जवल भविष्य उसका हो। थैंक यू सो मच।